तो पिछले क्लास हम लोग देखे थे ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन। आज हम लोग देखते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। इसको टेल टू टेल मेथड भी बोलते हैं, क्योंकि ट्रायंगल रूल में हम क्या करते थे, ट्रायंगल रूल में ए के हेड पे बी के टेल को रखते थे, फिर बी के हेड से ए के टेल को मिलाते थे, तब हम जाके क्या पाते थे, तब हम रिजल्टेंट पाते थे। पैरेललोग्राम लॉ में इतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। पैरेललोग्राम लॉ में कहेंगे कि ए है और बी है, दो वेक्टर हैं और उनके बीच अगर थीटा एंगल है तो ए और बी के एडजेसेंट साइड से मिलता हुआ होता हुआ एक पैरेललोग्राम बनाइए। मतलब बी के पैरेलल यहाँ से खींच दीजिए, ए के पैरेलल यहाँ से खींच दीजिए, ए के हेड से बी का पैरेलल, बी के हेड से ए का पैरेलल, तभी ना पैरेललोग्राम बनेगा। तो कहते हैं कि जो डायगोनल होता है उनके इंटरसेक्शन से पास करने वाला, वही उनका क्या होता है, रिजल्टेंट होता है। ठीक है, एज सिंपल एज इट इज। ट्रायंगल में क्या करते थे, ट्रायंगल में बी को उठा के यहाँ रखते थे, फिर मिलाते थे। यहाँ पे क्या करते हैं, पैरेलल लाइन खींचते हैं, दोनों कान एक ही बात को कहते हैं। ट्रायंगल में कान घुमा के पकड़ते थे, यहाँ सीधे पकड़ लिए। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि इफ टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम रिप्रेजेंट टू वेक्टर्स, देन डायगोनल पासिंग थ्रू देयर इंटरसेक्शन विल रिप्रेजेंट देयर रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, अब देखिए यहाँ से एक बात और दिखता है, अगर रिजल्टेंट जो है वो पहले से अल्फा एंगल बनाए, दूसरे से बीटा बनाए, मतलब अल्फा प्लस बीटा अगर थीटा है दोनों के बीच का एंगल, तो हम ये देखते हैं साफ साफ हमें समझ में आता है कि अगर ए का मैग्नीट्यूड बी से बड़ा है, इफ मॉड ए इज ग्रेटर देन मॉड बी, मतलब कि ये बड़ा है इससे, तो अल्फा क्या होता है, बीटा से छोटा होता है। कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर इज मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स वेक्टर हैविंग मोर मैग्नीट्यूड ना। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, जैसे मान लेते हैं कि ये 8 न्यूटन फोर्स है और ये 6 न्यूटन फोर्स है ना, 8 न्यूटन और 6 न्यूटन। तो 8 न्यूटन 6 न्यूटन का जो रिजल्टेंट होगा वो कितना होगा, वो 10 न्यूटन होगा। और जब 10 न्यूटन का अगर हम रिजल्टेंट देखेंगे तो जो 10 न्यूटन का रिजल्टेंट यहाँ से अल्फा एंगल क्या होगा, tan अल्फा क्या हो जाएगा, 6/8। तो tan अल्फा 6/8 मतलब 3/4, तो अल्फा कितना आया, 37 डिग्री। और अगर अल्फा 37 डिग्री आया तो बीटा कितना आया, बीटा 53 डिग्री आया। इसका मतलब रिजल्टेंट जो है किससे कम एंगल बनाया, रिजल्टेंट जो है वो 8 न्यूटन से कम एंगल बना रहा है। इसका मतलब रिजल्टेंट वेक्टर इज मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स वेक्टर हैविंग मोर मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। और अगर अल्फा बीटा इक्वल पूछें कब होंगे, कहते हैं कि अगर मॉड ए इक्वल टू मॉड बी हो, अगर ए बी के इक्वल टू हो दोनों का मैग्नीट्यूड, तो अल्फा बीटा दोनों बराबर होंगे और वो किसके इक्वल टू होंगे, θ/2। इसका मतलब दो वेक्टर अगर इक्वल होते हैं तो उनका रिजल्टेंट कहाँ से पास करता है, बिल्कुल बीचों बीच पास करता है ना, एकदम इक्वली इंक्लाइंड होता है ना। दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट होता है, अगर दोनों वेक्टर इक्वल होते हैं तो दोनों से इक्वली इंक्लाइंड होता है। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट केस है। इस पर कुछ हम लोग अगर क्वेश्चन करना चाहें ना, पैरेललोग्राम लॉ पे, जैसे हम कहें कि पैरेललोग्राम लॉ पे जैसे ये मान लीजिए कि है 10 न्यूटन फोर्स और ये 10 न्यूटन फोर्स है। ठीक है, 60 डिग्री एंगल पे, तो क्या रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट क्या होगा, 10√3 हो जाएगा ना, डायगोनल से ना। ये फार्मूला a² प्लस, यहाँ भी क्या होगा रिजल्टेंट का वैल्यू तो वही आएगा, a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा का अंडर रूट ही आएगा। रिजल्टेंट का वैल्यू रूट ऑफ a² प्लस b² प्लस ट्वाइस ab cos थीटा, वही जो पिछला वाला सेम है। यहाँ पे एंगल क्या होगा, tan अल्फा इक्वल टू अगेन b sin θ/a प्लस b cos थीटा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं 120 डिग्री वाला। एक वेक्टर है ये 10 न्यूटन है x के लॉन्ग और यहाँ से 120 डिग्री पे है। अब क्या होगा रिजल्टेंट, 10 न्यूटन 120 डिग्री पे। तो इस बार जो बनेगा पैरेललोग्राम लॉ से, वो क्या बनेगा, वो रिजल्टेंट कुछ ऐसा होगा ना। तो जब पैरेललोग्राम बनाएंगे तो देखिए रिजल्टेंट ऐसा आएगा, इक्वली इंक्लाइंड होता है। ठीक है, इसका मतलब रिजल्टेंट जो होगा वो 10 का क्या आएगा, 10 ही आएगा ना। तो ये पैरेललोग्राम लॉ है, कोई खास बात नहीं इसमें। ट्रायंगल रूल और पैरेललोग्राम रूल दोनों एक ही जैसे होते हैं। अच्छा, अब आपको वेक्टर के एडिशन का एक और तरीका बताते हैं ना, उसमें हम लोग बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स की बात करते हैं।
कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर को अभी तक हम लोग जोड़ते थे, अब हम लोग तोड़ना सीखेंगे। ठीक है, तो कंपोनेंट के पहले कुछ हम लोग फंडामेंटल सीख लेते हैं। जो हम लोग यूनिट वेक्टर की बात किए थे कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग अगर 1 मीटर जाते थे तो क्या होता था, आई कहलाता था। वाई एक्सिस के अलॉन्ग अगर 1 मीटर जाते थे तो क्या कहलाता था, जे कहलाता था। और जेड एक्सिस के अलॉन्ग 1 मीटर जाते थे तो क्या कहलाता था, के कहलाता था। ठीक है, अगर हम आपसे ये पूछें कि आप ओरिजिन से स्टार्ट किए, एक्स के अलॉन्ग 2 मीटर गए, ठीक है, या एक्स के अलॉन्ग 3 मीटर गए और वाई के अलॉन्ग 4 मीटर गए। ठीक है, तो आप बताइए आपका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। रिजल्टेंट ओ से ए गए, फिर ए से बी गए। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, कंपोनेंट में एक्स और वाई और जेड की भाषा में ही बात करेंगे, एक्सिस पे चलेंगे हमेशा। एक्स एक्सिस पे जाएंगे, वाई एक्सिस पे जाएंगे। तो बताइए जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ओ बी हुआ वो कितना हुआ, वो हुआ ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर। इसका मतलब रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो ओ बी है वो एक्स के अलॉन्ग 1 मीटर आई था तो 3 मीटर कितना होगा, 3i। और वाई के अलॉन्ग 1 मीटर अगर जे था तो 4 मीटर क्या होगा, 4j। इसका मतलब ओ बी वेक्टर को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इसको डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं। आगे चल के बताएंगे काइनेमेटिक में कि इसको पोजीशन वेक्टर भी बोलते हैं। मतलब कोई पार्टिकल अगर एक्स लॉन्ग 3 मीटर जाए, वाई लॉन्ग 4 मीटर जाए तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा 3i प्लस 4j होगा, या उसका पोजीशन वेक्टर r का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3i प्लस 4j। स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग ओरिजिन टू ए पॉइंट इज डिफाइंड एज इट्स पोजीशन वेक्टर। ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, मॉड r आ जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, मतलब कितना मीटर, 5 मीटर। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ सिंपली भाषा में। अच्छा, ये एंगल कितना आएगा, ये एंगल आएगा 53 डिग्री। इसका मतलब जब एक्स के लॉन्ग 3 मीटर गए और वाई के लॉन्ग 4 मीटर गए तो रिजल्टेंट हमारा जो हुआ 5 मीटर हुआ। कितने एंगल पे, 53 डिग्री पे। अच्छा, हम आपसे उल्टा पूछते हैं, हम कहते हैं एक्स के लॉन्ग वाई लॉन्ग न जाके हम सीधे 53 डिग्री पे गए, सीधे 53 डिग्री पे गए और 5 मीटर गए। तो बताइए एक्स के लॉन्ग कितना गए होंगे, वाई के लॉन्ग कितना गए होंगे। उसी का उल्टा है। पिछले में क्या था, एक्स के लॉन्ग 3 मीटर गए, फिर वाई के लॉन्ग 4 मीटर गए, तो आप पता है कि नेट कितना हुआ, 5 मीटर। कितने एंगल पे, 53 डिग्री पे। अब हम कहते हैं नहीं, हम सीधा 5 मीटर चले आए ना, हम 5 मीटर सीधे चले आए, मतलब हम अभी बैठे हैं तो हमको लग रहा है कि हम 5 मीटर पे हैं और एंगल से हम नाप रहे हैं तो हमको दिख रहा है कि 53 डिग्री पे हम हैं। इसका मतलब हम आपसे पूछेंगे कि बताइए कि हम कितना चले होंगे एक्स और वाई में, तो आप क्या हमको जवाब देंगे। तो आप हमको जवाब देंगे कि आप एक्स में 3 मीटर गए होंगे और वाई में 4 मीटर गए होंगे ना। तो इसका मतलब ये उल्टा बोलेंगे उसी को। तो हम बोलेंगे कि एडिशन में हम लोग क्या करते थे कि ओ ए प्लस ए बी को ओ बी बोलते थे। रिजोल्यूशन में उल्टा बोलेंगे, रिजोल्यूशन बोलेंगे कि वेक्टर ओ बी इक्वल्स टू वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए बी। तो ये कंपोनेंट हो गया उसी का, रिवर्स ना। इसका मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट जो आर है, जो डिस्प्लेसमेंट आर है ना, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हम लोग क्या बोलते थे, यहाँ पे बोलते थे ना वही सेम चीज। एडिशन में लोग बोलते थे कि दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इक्वल टू दिस वेक्टर। एडिशन करते समय लोग बोलते थे कि ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इक्वल्स टू ओ बी वेक्टर। वहां पे क्या होता था, दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस होता था। यहाँ पे वही रिवर्स प्रोसेस, उसी का उल्टा बोलने का तरीका है। हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वहां पे हम बोलेंगे कि 3 मीटर एक्स के लॉन्ग 4 मीटर वाई के लॉन्ग, तो नेट कितना हुआ, 5 मीटर हुआ। कितने एंगल पे, 53 डिग्री पे, ये रिजल्टेंट हुआ। लेकिन यहाँ पे रिवर्स बोलेंगे कि अगर रिजल्टेंट 5 मीटर 53 डिग्री पे तो उसका कंपोनेंट क्या होगा, तो उसका कंपोनेंट होगा एक्स के लॉन्ग 3i, वाई के लॉन्ग 4j। तो इसी तरीके से हम लोग इन जनरल अगर हम आपसे ये कहें कि एक्स के लॉन्ग गए 3 मीटर, वाई के लॉन्ग गए 4 मीटर और जेड के लॉन्ग गए 5 मीटर। देखिए यहां से ना, जेड के लॉन्ग 5 मीटर गए,
तो आपका रिजल्टेंट क्या होगा, क्या होगा रिजल्टेंट, कैसे लिखेंगे? तो हम लोग कहेंगे कि x लॉन्ग 3 मीटर हो गया, कितना वेक्टर हुआ 3i, y लॉन्ग 4 मीटर हो गया तो कितना वेक्टर हो गया, तो ये जो वेक्टर रिजल्टेंट r आया वो कितना आया 3i प्लस 4j आया। इस पे और क्या जोड़ दिए, इस पे 5 और जोड़ दिए तो ये क्या हो गया 5k हो गया। तो अब देखिए डिस्प्लेसमेंट आपका यहां से यहां हुआ, तो ये जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है x लॉन्ग 3 मीटर, y लॉन्ग 4 मीटर, z लॉन्ग 5 मीटर, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो r बनेगा वो क्या बनेगा 3i प्लस 4j प्लस 5k ऐसे। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि वेक्टर को कंपोनेंट में लिखना, मतलब कि अगर आप 3 मीटर x में जाएं, 4 मीटर y में जाएं, 5 मीटर z में जाएं, तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अलोंग x एक्सिस इज 3 मीटर 3i, y एक्सिस 4 मीटर 4j एंड z एक्सिस इज 5 मीटर, तो क्या हो जाएगा 5k। तो जो पोजीशन वेक्टर हुआ, मतलब ये हुआ किसी वेक्टर का अगर कोऑर्डिनेट, ऐसे समझिए कि पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं हम लोग। अगर कोई पार्टिकल, कोई पॉइंट p x y z इसका कोऑर्डिनेट है, और ये तो 3 डायमेंशन में बोर्ड पे ऐसे ही दिखा सकते हैं, ये पॉइंट यहाँ पे है मान लीजिए, तो ये पॉइंट यहाँ पे कैसे पहुँचा होगा, x के लॉन्ग x गए, y के लॉन्ग y गए और z के लॉन्ग z गए। तो ये जो पोजीशन वेक्टर r को आप क्या लिखेंगे, r को लिखेंगे xi प्लस yj और प्लस zk। तो किसी पार्टिकल को अगर 3 डायमेंशन में उसका कोऑर्डिनेट पता है तो उस पार्टिकल का हम पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं। अच्छा, इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो ये हो गया, और उसमें फिर ये जेड स्क्वायर जोड़ देंगे तो हमें ये मिल जाएगा डायगोनल का लेंथ ना। किसी रूम का लंबाई लेंथ l है, विड्थ b और हाइट h है, तो डायगोनल क्या होता है l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, वही है समझ लीजिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट क्या हो जाएगा, इसका इस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा ना। मतलब कि आई जे के में हम कोऑर्डिनेट से पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिख सकते हैं। तो स्क्रीन पॉज करके आराम से आप नोट कर लीजिए। तो कंपोनेंट जो हम लोग बेसिक वापस आ जाते हैं, कंपोनेंट की बात करते हैं कि अगर इन जनरल जैसे मान लेते हैं कि कोई डिस्प्लेसमेंट ए दिया हुआ है, जैसे 5 मीटर दिया था तो हम क्या बोले थे x कंपोनेंट 4 y कंपोनेंट 3। इन जनरल कोई डिस्प्लेसमेंट ए है, चलिए अभी एक्स वाई प्लेन की ही बात करते हैं। ए डिस्प्लेसमेंट है थीटा एंगल पे, पार्टिकल ए डिस्टेंस गया थीटा एंगल पे, तो मैग्नीट्यूड एंगल थीटा है, मतलब रिजल्टेंट यही आर वेक्टर हो गया, पोजीशन वेक्टर ए है मान लेते हैं, और ए का मैग्नीट्यूड कितना है मान लेते हैं स्मॉल ए। तो इसके कंपोनेंट में कैसे इसको लिखेंगे, तो वही हम लोग क्या करेंगे, वही बेसिक, ये एक्स कंपोनेंट ए एक्स, वाई कंपोनेंट ए वाई, कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो गया ए एक्स बाई ए, तो एक्स का वैल्यू क्या हो गया ए कॉस थीटा। उसी तरीके से साइन थीटा का वैल्यू क्या हो गया, साइन थीटा का वैल्यू हो गया ए वाई बाई ए, तो ए वाई की वैल्यू क्या हो गया बताइए ए साइन थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस वेक्टर को हम लिखना चाहेंगे, ए को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए को लिखना चाहेंगे आई और जे में, तो ये बेसिकली किसके इक्वल टू है, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर 90 डिग्री पे। तो ये हो गया ए एक्स आई, ये ओ ए और प्लस ओ ए और प्लस ए बी। ये हम लोग कह रहे हैं कि ओ बी वेक्टर किसके इक्वल टू है, ओ बी वेक्टर ओ ए प्लस ए बी के। जोड़ते समय बोलते थे कि ओ ए प्लस ए बी इक्वल टू ओ बी, और तोड़ते समय बोल रहे हैं कि ओ बी इक्वल टू ओ ए प्लस ए बी, जस्ट उल्टा। इसको ऐड करते हैं तो ये पाते हैं, और हम लोग बोलेंगे इसको जब हम कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे तो ये और ये पाएंगे। दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस, ऐड करते समय ये लेफ्ट होता है राइट होता है, और ब्रेक करते समय ये लेफ्ट होता है ये राइट होता है। तो ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस कहिए या दिस इक्वल टू दिस प्लस दिस। 100 इक्वल टू 50 प्लस 50 कहिए या 50 प्लस 50 इक्वल टू 100 कहिए, एक ही बात तो है, कौन सा अंतर है दोनों में, समझ में आया। इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर ए को आप कह सकते हैं ए कॉस थीटा आई प्लस ए साइन थीटा जे, ठीक है। तो ये वेक्टर को आई और जे में रिजॉल्व करने का ये तरीका है, ठीक है।
अब इंपॉर्टेंट बात सुनिए कि अगर ये जो वेक्टर्स हैं, अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो फर्स्ट में दोनों क्या होता है, एक्स वाई दोनों प्लस होता है। अगर ये डिस्प्लेसमेंट अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो इसमें एक्स माइनस और वाई प्लस होता है। अगर ये डिस्प्लेसमेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो इसमें एक्स माइनस वाई दोनों माइनस होता है। और अगर ये डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए यहाँ से यहाँ गए फोर्थ क्वाड्रेंट में तो यहाँ एक्स प्लस और वाई माइनस होता है ना। तो ये आपका इंपॉर्टेंट बात है कि a इक्वल टू ए कॉस थीटा आई प्लस ए साइन थीटा जे होगा। थीटा कहाँ से लिया जाएगा, हमेशा एक्स एक्सिस से लिया जाएगा और जिस क्वाड्रेंट में होगा उस क्वाड्रेंट में हम इसका जो है साइन के साथ रखते हैं। तो अब देखते हैं, तो लिखिए क्वेश्चन, रिजॉल्व फॉलोइंग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स into their rectangular components। रेक्टेंगुलर का मतलब होता है एक्स वाई और जेड एक्सिस 90 डिग्री वाले, रेक्टेंगल मतलब 90 डिग्री। ठीक है, तभी हम लोग सिंपल क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है 10 मीटर अलोंग एक्स एक्सिस, पहला डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। फर्स्ट क्वेश्चन है वेक्टर ए है 10 मीटर अलोंग एक्स एक्सिस, तो क्या लिखेंगे, इसमें वाई कंपोनेंट कुछ नहीं है तो क्या होगा 10i प्लस 0j, जेड अभी नहीं लिख रहे हैं इसलिए 0k नहीं लिखेंगे क्योंकि एक्स वाई प्लेन में ही सारे अभी एग्जाम्पल ले रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है 25 मीटर। सेकेंड क्वेश्चन है कि 25 मीटर एट एंगल 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। एक्स एक्सिस को ईस्ट लीजिए, वाई एक्सिस को नॉर्थ लीजिए। 25 मीटर एट एंगल 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट ना, तो ये दूसरा वेक्टर है। तो क्या करेंगे, एक्स कंपोनेंट 25 cos 37, तो 25 cos 37 क्या होता है 4/5 मतलब 20। वाई कंपोनेंट 25 sin 37 क्या होता है 3/5 मतलब कितना हो गया 15। तो इसका दो कंपोनेंट 25 इंटू 0.8 ना, ए cos थीटा cos 37 0.8, 25 इंटू 0.8 20 और 25 इंटू 0.6 15। इसका मतलब इस बार जो वेक्टर बी हुआ, इसको बी अगर वेक्टर करते हैं तो बी वेक्टर का वैल्यू हो गया 20i प्लस 15j ना, ऐसे हम लोग कर दिए। चलिए हम लोग थर्ड एग्जांपल लेते हैं जिसमें कि पार्टिकल जो है वाई डायरेक्शन में चलता है केवल 20 मीटर। तो अगर ये वेक्टर c हुआ तो c का क्या होगा, इस बार केवल क्या है, केवल y है तो 0i x कुछ है नहीं तो 0i प्लस 20j। ये हैबिट डालिए 0i लिखने वाला, क्योंकि आगे जब वेक्टर को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 0 लिखेंगे तभी i में i लाइन से जुड़ेगा, j में j लाइन से जुड़ेगा। इसलिए यहाँ पे ये नहीं कि 20j सीधे लिख दे, आदत डालना है i j दोनों लिखना है, भले 0 है क्या लिखेंगे 0i प्लस 20j। ठीक, अगला एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें कि पार्टिकल जो है ऐसे चला ना, तो ये वेक्टर d है फॉर एग्जांपल, तो ये है वही 25 मीटर 37 डिग्री है, किस डायरेक्शन में 25 मीटर 37 डिग्री 25 मीटर 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, तो वेक्टर d है। चलिए तो क्या होगा, x कंपोनेंट वही 20, y कंपोनेंट 15, लेकिन इस बार x निगेटिव होगा और y पॉजिटिव होगा, तो वेक्टर d को क्या लिखेंगे -20i, क्योंकि देखिए x निगेटिव है -20i और y पॉजिटिव है तो प्लस कितना प्लस 15j। ध्यान समझिए एकदम, ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, समझना है क्योंकि ये सब सीखे रहेंगे तो आगे काम देगा। तो इस क्वाड्रेंट में है तो x कंपोनेंट निगेटिव y कंपोनेंट पॉजिटिव। ठीक है, तो -20i प्लस 15j। ठीक है, और एक और एग्जांपल चलिए ले लेते हैं। एक और एग्जांपल, यहाँ पे 20√2 मीटर है या 10√2 मीटर है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन मतलब यहाँ से 45 डिग्री एंगल पे, नॉर्थ ईस्ट नहीं, ये साउथ वेस्ट है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे 10√2 cos 45 भी 1/√2 sin 45 भी 1/√2, तो क्या हो गया दोनों 10 हो गया। तो 10 दोनों नेगेटिव, तो इस बार वेक्टर जो ई आएगा वो आएगा -10i -10j।
ना। अच्छा हम यहाँ पे कहते 10√2 तो क्या होता है x पॉजिटिव और y नेगेटिव, तब क्या होता 10i माइनस 10j होता। ठीक है, तो ये सारे बातों को आप नोट कर लीजिए आराम से समझते हुए। फिर इस पे हम लोग क्या करते हैं, कुछ एडिशन कैसे किया जाता है कंपोनेंट लेके वो बताते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए आराम से। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं एनालिटिकल मेथड ऑफ एडिशन, वेक्टर का एनालिटिकल मेथड ऑफ एडिशन। तो इसमें क्या कर देंगे हम लोग, इसमें वेक्टर को ऐड करने का एक अलग तरीका सीखेंगे। ज्योमेट्रिकल मेथड में ट्रायंगल होता है, पैरेललोग्राम, वहाँ दो वेक्टर ही जोड़ पाते हैं, हेड पे टेल रखते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वेक्टर को कंपोनेंट में ऐड करके, कंपोनेंट में तोड़ के फिर ऐड करेंगे, कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे फिर उनको अलग अलग ऐड करेंगे। इसमें कहते हैं पहले तोड़ो फिर जोड़ो। मतलब क्या हुआ, मतलब ये होगा जैसे एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है। ट्रायंगल में हम लोग क्या करते थे, एक ऊपर बी रखते थे, फिर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री से फिर निकालते थे। यहाँ हम लोग क्या करेंगे, अगर ये ए वेक्टर है फॉर एग्जांपल, इसका एक्स कंपोनेंट ए एक्स और वाई कंपोनेंट ए वाई ना। अगर ये बी वेक्टर है, इसका भी कुछ एक्स कंपोनेंट होगा बी एक्स और वाई कंपोनेंट क्या हो गया बी वाई। ये एक्स कंपोनेंट बी एक्स है और वाई कंपोनेंट बी वाई है। ठीक है, एक्स कंपोनेंट मतलब एक्स एक्सिस पे उसका कितना प्रोजेक्शन है। अगर बी को हम ओरिजिन से बनाते, इसको वेक्टर बी को अगर हम ओरिजिन पे लाके ऐसे रखते तो क्या होता है, एक्स पे क्या होता है बी एक्स और वाई पे बी आई होता है। यही बी वेक्टर है, इसको बिल्कुल ऐसे ही उठा के यहाँ पे रख दी ओरिजिन पे, उसका फिर कंपोनेंट हम लोग देंगे। मतलब वहीं पे हम लोग क्या करेंगे, एक्सिस को, यहीं पे एक्सिस को समझ के ड्रॉ करके कंपोनेंट निकाल दिए। अच्छा रिजल्टेंट आर है, इस रिजल्टेंट का अगर एक्स कंपोनेंट आर एक्स है और रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट अगर आर वाई है, एक बात हमें साफ साफ ज्योमेट्री से समझ में आ रहा है डायग्राम से कि ए एक्स और बी एक्स को ऐड करते हैं तो हमें आर एक्स मिल जाता है। मतलब रिजल्टेंट का जो एक्स कंपोनेंट हुआ वो अलग अलग वेक्टर के एक्स कंपोनेंट के सम के बराबर हुआ। उसी तरीके से रिजल्टेंट का जो वाई कंपोनेंट हुआ, देखिए रिजल्टेंट है, इस रिजल्टेंट का जो वाई कंपोनेंट टोटल हुआ वो ए वाई प्लस बी वाई हुआ। मतलब रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट वो इंडिविजुअल वेक्टर के वाई कंपोनेंट के सम के बराबर है। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि दो के लिए नहीं, 3 वेक्टर, 4 वेक्टर, 5 वेक्टर, जैसे तीसरा वेक्टर सी एक्स होता है तो क्या हो जाता है प्लस सी एक्स प्लस एंड सो ऑन। तो इसमें यह फायदा है कि आप 1000 वेक्टर को भी आराम से जोड़ सकते हैं। क्या करना है, कुछ नहीं, सबका पहले एक्स वाई अलग अलग लिख दीजिए तोड़ के, फिर सबको एक्स को एक साथ जोड़ देंगे, रिजल्टेंट का एक्स मिल जाएगा, और सबके वाई को एक साथ जोड़ देंगे तो रिजल्टेंट का क्या मिल जाएगा वाई मिल जाएगा ना। एज सिंपल एज इट इज। इसका मतलब रिजल्टेंट वेक्टर अगर आर हमें निकालना है तो आर एक्स निकाल लिए, आर वाई निकाल लिए, तो अलग से लिख देंगे। देखिए आर एक्स है रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट और ये आर वाई होगा रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर आर हो गया। तो रिजल्टेंट वेक्टर आर को आप कैसे लिखेंगे, तो आप लिखेंगे रिजल्टेंट वेक्टर इज बेसिकली आर एक्स आई और प्लस आर वाई जे, दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर। एंड इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मॉड आर क्या होगा, तो आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। और इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसके ये कितना एंगल बनाएगा एक्स एक्सिस से टेन थीटा, तो टेन थीटा क्या होगा आर वाई बाई आर एक्स। और हमें देखिए आर एक्स आर वाई पता है यहाँ से, तो ये बड़ा आसान तरीका है, बड़ा इजी मेथड है। वहाँ पे जहाँ पे कि कोई आपको दो वेक्टर के बीच एंगल ना दिया हो, बस दो वेक्टर दिए हो, ये इतने एंगल पे हमें रिजल्टेंट निकालना हो, तो क्या करेंगे कंपोनेंट में वेक्टर को लिख के आराम से हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो आराम से इसको स्क्रीन पॉज करके मेथड को नोट कर लीजिए। तो एनालिटिकल मेथड पे कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि लिखे ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन एंड मूव्स एज फॉलोज। कैसे कैसे मूव किया, इधर मूव किया 10 मीटर, फिर इधर मूव किया 25 मीटर ना 37 डिग्री पे,
ठीक है, और इधर मूव किया फिर 15 मीटर, इधर मूव किया 15 मीटर। तो आपसे हम जानना चाहते हैं कि व्हाट इज रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम ओरिजिन। व्हाट इज रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम ओरिजिन, मतलब ये पहला डिस्प्लेसमेंट है, ये दूसरा डिस्प्लेसमेंट, ये तीसरा डिस्प्लेसमेंट है। तो क्या करेंगे आप, सारे डिस्प्लेसमेंट को एक ही साथ ड्रॉ कर लीजिए। ये 10 मीटर यहाँ पे हो गया, 25 मीटर यहाँ पे हो गया 37 डिग्री पे, और ये 15 मीटर यहाँ पे हो गया। तो अगर ये ए बी और ये सी है तो वेक्टर ए कितना आई कितना जे हुआ, तो 10i प्लस 0j हुआ पहला वाला। वेक्टर बी कितना आई कितना जे हुआ, 25 का 2 कम 25 cos 37 25 sin 37, अभी देखे थे हम लोग, तो कितना आ जाएगा cos 37 0.8, तो 20i प्लस 15j हुआ ना, sin 37 0.6। और तीसरा वेक्टर किधर है, y डायरेक्शन में है, तो जो सी वेक्टर हुआ वो 0i प्लस 15j हो गया। अब ऐड कर दीजिए, तो ऐड करेंगे तो क्या पाएंगे, ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट आर का जो वैल्यू आएगा ये वाला, वो आर आ जाएगा 30i प्लस 30j। इसका मतलब रिजल्टेंट वेक्टर हुआ x कंपोनेंट 30, y कंपोनेंट 30, रिजल्टेंट आ रहा है 30i प्लस 30j। रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो कितना हो जाएगा, 30√2 हो जाएगा, 30√2 मीटर हो जाएगा। और जो डायरेक्शन थीटा आएगा वो कितना आएगा, इसका थीटा इक्वल टू 45 डिग्री आ गया। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन लेते हैं इस पे, इसको आप अपने से जो है दोबारा ट्राई कर लीजिए ना। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन ये है कि फिर से वही पार्टिकल ओरिजिन से शुरू करता है, कैसे कैसे चलता है, इसमें थोड़ा 2-3 और बना देते हैं। तो ये मान लीजिए 10 मीटर x के लॉन्ग गया, ठीक है, फिर 25 मीटर गया 37 डिग्री पे, फिर 20√2 गया 45 डिग्री पे, इस प्रकार से ना, और फिर ऐसे आ गया 10√2 मीटर 45 डिग्री पे। ठीक है, तो पूछते हैं रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जरा बताइए इसमें क्या होगा। व्हाट इज रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ना। तो आप देखिए कैसे करेंगे सॉल्व। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको भी फिर वही तरीका करेंगे, वही फॉलो करेंगे। सबको क्या करिए, सबको एक साथ ड्रॉ कर लीजिए ना, सारे डिस्प्लेसमेंट को एक साथ ड्रॉ कर लीजिए। देखिए कैसे करेंगे, ये 10 मीटर हो गया, ये 25 मीटर हो गया 37 डिग्री पे, ये हो गया आपका 20√2 हो गया, ये 20√2 हो गया, और ये हो गया 10√2। ये टेक्निक है, एक ही पॉइंट से ड्रॉ करने का। ये होता है कि हमको आइडिया लगता है कि प्लस आई की माइनस आई, प्लस जे की माइनस जे। ठीक है, इसके लिए अपने आसानी के लिए, वैसे हैवी पड़ जाएगा तो वहीं पे समझ में आ जाता है। लेकिन क्या होता है कि इस क्वाड्रेंट में रहने पे क्या होता है, बच्चे सोचते हैं कि यहाँ पे है तो x प्लस है क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, जबकि हमें x से मतलब कोऑर्डिनेट थोड़ी मतलब होता है, हमें डिस्प्लेसमेंट से मतलब होता है, किधर गया इससे मतलब होता है। तो a कितना हुआ बताइए, 10i प्लस 0j वाला वाला। वेक्टर b है, वेक्टर b कितना आया, वही पिछला वाला ही 20i प्लस 15j। वेक्टर c ये है 20√2 45 डिग्री पे 20 x भी 20 y भी 20, लेकिन x माइनस y प्लस माइनस 20i प्लस 20j। और जो चौथा वाला वेक्टर है वो इधर है, तो 10√2 का भी 10 आएगा, 10√2 का भी 10 आएगा 45 डिग्री पे। तो क्या हो जाएगा, वेक्टर d दोनों निगेटिव, x भी निगेटिव और y भी निगेटिव। तो अब जोड़ के देख लीजिए, 20 कैंसिल, 10 कैंसिल, तो रिजल्टेंट r कितना हो जाएगा, रिजल्टेंट आ जाएगा 0i, और यहाँ पे देखिए 20 और 15 35 में से 10 जाएगा, क्या बचेगा प्लस 25j, 0i प्लस 25j। मतलब ये ऐसा डिस्प्लेसमेंट है, ये ऐसा डिस्प्लेसमेंट है कि पार्टिकल को कहाँ ला देगा, y एक्सिस पे कितना ऊपर पहुंचा देगा, 25 मीटर। ठीक है, तो आप क्या करिए, आराम से
क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए। फिर अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि वेक्टर को कैसे जो है सब्ट्रैक्ट किया जाता है।